सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द डिटेल्स। इंडिफरेंस कर्व की मदद से कंज्यूमर की डिमांड जो है उसकी थ्योरी को आज हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बीइंग अ कंज्यूमर हमारी डिमांड क्या है। सो बीइंग अ कंज्यूमर हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी ही एक एग्ज़ाम्पल लेके चलें, सो हम क्या कंसीडर करते हैं कि हाँ ठीक है, हम पैसे पे कर रहे हैं, बट वो जो मनी वी आर गिविंग फॉर अ कमोडिटी, वो कमोडिटी जो है वो वर्थ इट भी होनी चाहिए, विच मीन्स हमें उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिलनी चाहिए। वी आर रेडी टू स्पेंड, बट रेडी टू स्पेंड इन विच कंडीशन कि हमें एक्चुअली में उसकी वर्थ लग रही है, हमें लग रहा है कि येस दिस पर्टिकुलर थिंग इफ़ आई एम पेइंग फॉर इट, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो बीइंग अ कंज्यूमर हमारा गोल क्या है? बीइंग अ कंज्यूमर हमारा गोल है टू अचीव द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखेंगे, इफ़ यू गो थ्रू माई प्रीवियस लेक्चर्स, मैंने उसमें डिमांड जब कवर किया है तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी क्या होती है, हम कैसे बीइंग अ कंज्यूमर हम कैसे जो है हम कैसे अपनी डिमांड को जो है हम बीइंग अ कंज्यूमर हम कैसे अपनी सेटिस्फैक्शन को जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ इससे आई एम सेटिस्फाइड, ओके। तो वो कैसे होगा? हम सेटिस्फैक्शन, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी को बोलते हैं यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक वाटर बॉटल की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इफ़ आई एम हैविंग अ वाटर बॉटल विद मी, तो उस वाटर बॉटल की यूटिलिटी क्या है? उस वाटर बॉटल की यूटिलिटी है कि वो जो है आई कैन कंज्यूम इट और मैं अपनी थर्स्ट को उससे रिमूव कर सकती हूँ, राइट। सो उस वाटर बॉटल की यूटिलिटी, उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है? प्यास को बुझाना। ऑन दी अदर हैंड फूड की क्या है? किसी की हंगर को बुझाना, राइट। सो यूटिलिटी क्या होगी? यूटिलिटी होगी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। जैसे कि मैंने कहा कि हम कैसे मेजर करेंगे अपनी वांट सेटिस्फाइंग पावर, वो हम यूटिलिटी तो बोल रहे हैं, बट व्हाट डू वी मीन बाय दैट? मैं यूटिलिटी बोल रही हूँ, पर मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकती हूँ कि मैं बोलूँ कि क्या मैं अपनी यूटिलिटी को, क्या मैं अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ। When we talk about कार्डिनल कॉन्सेप्ट, कार्डिनल कॉन्सेप्ट क्या है? कार्डिनल कॉन्सेप्ट कहता है कि एक कंज्यूमर, हम सब कंज्यूमर्स जो हैं वो अपनी सेटिस्फैक्शन को एक नंबर दे सकते हैं। कार्डिनल मतलब नंबर्स। तो हम कहते हैं कि कैन बी मेजर्ड इन नंबर इज़ योर कार्डिनल कॉन्सेप्ट, कि जो हमारी सेटिस्फैक्शन है, सपोज आई एम ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी और मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे इससे 5 यूटिल्स जो है वो क्या मिली? 5 यूटिल्स मुझे इससे सेटिस्फैक्शन मिली। बट क्या ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें कार्डिनल कॉन्सेप्ट की, क्या मैं सेटिस्फैक्शन को नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ? क्या ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है? और यही क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, दैट इज़ इट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये इज़ इट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, यही क्वेश्चन किसने पिक किया? ये क्वेश्चन हमारा पिक किया प्रोफेसर जॉन हिक्स ने। कि हम एक सिनेरियो, हम एक रियल लाइफ लेके चले तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि कप ऑफ कॉफ़ी ने मुझे 5 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फैक्शन दे दी, या कप ऑफ टी ने मुझे 3 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फैक्शन दे दी। कोई भी कंज्यूमर ऐसी बात नहीं करता है। बट व्हाट वी डू, वी कंपेयर, हम क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं। और यही है हमारा इंडिफरेंस कर्व का बेस, कि जब हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, हम सेटिस्फैक्शन की बात कार्डिनल कॉन्सेप्ट के साथ नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन जो है वो नंबर्स में मेजर हो सकती है। इंस्टेड हम बोल रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रैंक हो सकती है, कि मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली रादर दैन टी, या फिर वो बस कंपेयर हो सकती है एक दूसरे से। सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कॉफ़ी और टी को अगर मैंने कंपेयर किया तो मैंने क्या कहा कि कॉफ़ी से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली रादर दैन टी। सो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस मॉडल पे बेस्ड है? वो मॉडल पे बेस्ड है ऑर्डिनल कंसेप्ट के। सो हमने क्या लिखा था? हमने जो कार्डिनल कंसेप्ट है वो किस लिए लिखा था? वो सिर्फ और सिर्फ मीनिंग और डिफरेंस क्लियर करने के लिए लिखा था। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम इसको रिमूव कर देंगे सो दैट हम अपने फर्दर रेफरेंसेस में स्टूडेंट्स, फर्दर रेफरेंसेस में कार्डिनल कॉन्सेप्ट के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। व्हाट वी आर टेलिंग हेयर इज़, हम यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो सेटिस्फैक्शन होती है कंज्यूमर्स की, वो सिर्फ कंपेयर हो सकती है और रैंक हो सकती है, कि मुझे
कॉफ़ी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली रादर दैन टी। वो नंबर्स में नहीं जा सकती। हमने कभी भी ये नहीं बोला होगा कि मुझे कॉफ़ी पी के 5 यूटिल्स का जो है वो सेटिस्फैक्शन मिल गया और टी पी के सिर्फ 2 या 3 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। इट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिकल अप्रोच। सो ऑर्डिनल कंसेप्ट पे जो है वो हमारा इनडिफरेंस कॉन्सेप्ट का मॉडल जो है वो बेस्ड है। और ये क्वेश्चन किसने पुट किया था? ये क्वेश्चन पुट किया था जॉन हिक्स ने, जिनकी वजह से आगे फिर इनडिफरेंस कर्व, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड जो है वो आगे प्रोफाउंड हुआ। ठीक है, लेट्स गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। हम अभी जो है हम जल्दी से इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे फोकस करेंगे। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी इज़ दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, कि कोई कमोडिटी कितनी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकती है। यूटिलिटी मीन्स दैट। ऑर्डिनल कंसेप्ट क्या है? दैट satisfaction can't be measured in numbers, it can't be measured in numbers, instead वो बस कंपेयर हो सकती है हाई या लो से। कंज्यूमर गोल क्या है? ऑब्वियसली यू बीइंग कंज्यूमर और आई बीइंग कंज्यूमर, हमारा मोटिव क्या है कि हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके, उसको परचेज़ करके, उसको बाय करके, यूज़ करके हमें उससे क्या मिलनी चाहिए? मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। इनडिफरेंस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यू नो टिल नाउ आपको पता है दैट आई ऑलवेज गो बाय द वर्ड्स। अगर हमें वर्ड्स क्लियर हैं सो ऑटोमेटिकली हमें एक रफ आइडिया हो जाता है कि चीज़ें कैसे आगे परस्यू करनी है। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर हमें वर्ड्स का जो है वो मतलब पता हो। सो व्हाट डू वी मीन बाय इनडिफरेंस? इनडिफरेंस का मतलब है सेम, मतलब है कोई डिफरेंस नहीं ही होना। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं होना। ठीक है, सो एटलीस्ट आपको इनडिफरेंस का जो है वो हमने मीनिंग, इनडिफरेंस का जो मीनिंग है वो क्लैरिफाई हो गया होगा, आई होप सो। कि इनडिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस का क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंस का मतलब है डिफरेंट, अलग, और इनडिफरेंट उसके अपोजिट है विच मीन्स सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं होना। एंड ये वर्ड जो है वो हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो है वो यूज़ होने वाला है। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि ये हमें क्लैरिफाई हो जाए। व्हेन वी टॉक अबाउट इनडिफरेंस सेट, इनडिफरेंस सेट क्या है? सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर स्टडिंग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इनडिफरेंस कर्व, हम बिलीव करते हैं कि एक कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम जो है वो 2 कमोडिटीज़ पे स्पेंड कर रहा है। ठीक है, सो 2 कमोडिटीज़, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, जो एप्पल्स और ऑरेंजेस बाय कर रहा है। ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन मैंने निकाले हैं। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन क्या है? अगर कंज्यूमर एक एप्पल ले रहा है तो उसके साथ वो 10 ऑरेंजेस प्रेफर कर रहा है। बी क्या है? अगर वो 2 एप्पल्स ले रहा है तो उसके साथ वो 7 ऑरेंजेस जो है वो प्रेफर कर रहा है। सी कॉम्बिनेशन क्या है? 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस का प्रेफरेंस। और डी क्या है? अगर 4 एप्पल्स हैं तो 4 ऑरेंजेस का प्रेफरेंस। स्टूडेंट्स, यही है हमारा इनडिफरेंस सेट। इसकी डेफिनेशन पे अगर हम फोकस करेंगे तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स which offer the consumer the same level of satisfaction. So overall जब हम theory of consumer demand की बात कर रहे हैं, हम consumer का maximum satisfaction focus रख के चल रहे हैं। ठीक है, तो indifference set क्या करता है? indifference set बोलता है कि अगर एक कंज्यूमर 2 कमोडिटीज़ पे अपने पैसे खर्च कर रहा है तो वो उन 2 कमोडिटीज़ को ऐसे सेट्स में डिवाइड करता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस में डिवाइड करता है कि हर एक कॉम्बिनेशन से उसको सेम ही लेवल की सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल रही है। दैट इज़ वॉट योर इंडिफरेंस सेट इज़। इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर इंडिफरेंस शेड्यूल, SCHEDULE. So it is also known as your indifference schedule. So combination A, B, C, D, ये चारों combinations ही हमारे consumer को क्या कर रही हैं? हमारे consumer को same level of satisfaction जो है वो provide कर रही हैं। And now इधर से ही हम निकाल लेंगे हमारी indifference curve. So what is your indifference curve? एक रफ आइडिया में indifference curve क्या है? Indifference curve is the diagrammatical presentation of indifference set of combinations, isn't it? Indifference curve क्या है? Diagrammatic presentation of indifference set of combinations. ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे जैसे ए कॉम्बिनेशन था, अगर मैं एक एप्पल ले रही हूँ और 10 ऑरेंजेस ले रही हूँ विच मीन्स आई एम सेटिस्फाइड और मेरा वो लेवल ऑफ सेटिस्फाइड मैक्सिमम है। बी में क्या है, अगर मैं 2 एप्पल्स ले रही हूँ तो मैं 7 ऑरेंजेस लेके भी सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकती हूँ, ठीक है। सी में क्या है, अगेन सो ये सभी कॉम्बिनेशन जो है वो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय इंडिफरेंस सेट। और इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व है इसी टेबल का, इसी इंडिफरेंस सेट का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेट्स जस्ट रीड दैट। तो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, कॉम्बिनेशन ए जहाँ पे एप्पल्स कितने जा रहे हैं 1 और ऑरेंजेस कितने प्रेफर्ड हैं 10। कॉम्बिनेशन बी जहाँ पे एप्पल्स कितने प्रेफर्ड हैं 2 और ऑरेंजेस कितने प्रेफर्ड हैं 7। कॉम्बिनेशन 3 जहाँ पे एप्पल्स कितने प्रेफर्ड हैं, कॉम्बिनेशन सी जहाँ पे एप्पल्स कितने प्रेफर्ड हैं 3 और ऑरेंजेस कितने प्रेफर्ड हैं 5। एंड कॉम्बिनेशन 4 जहाँ पे, कॉम्बिनेशन डी जहाँ पे एप्पल्स कितने प्रेफर्ड हैं 4 एंड सेम ही अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस प्रेफर्ड हैं टू हैव एन इक्वल और टू हैव अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो योर इंडिफरेंस कर्व, तो यहाँ से हमारी इंडिफरेंस कर्व जो है वो फॉर्म हो रही है। अगर हम देख रहे हैं, अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूँ, तो हमारी बन जाती है ये इंडिफरेंस कर्व। सो ओवरऑल इंडिफरेंस कर्व का क्या मीनिंग है? इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स which show different combinations yielding the same level of satisfaction to the consumer. So हमारी इंडिफरेंस क्या कर्व क्या है? इट इज़ अ लोकस ऑफ, लोकस क्या होता है? लोकस होता है स्पेसिफाइड एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक कर्व को लोकस बोल रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। ये एक उन पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, उन सभी पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे एक कंज्यूमर को सेम ही लेवल की सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू, बट ऑब्वियसली इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज कमेंट। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस कि हमारी अजम्पशंस क्या हैं, ठीक है। हमने क्या एज्यूम करके ये जो है इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व इसको बनाया है, ठीक है। बिकॉज यू नो एक मार्केट में सिर्फ प्राइस ही फैक्टर नहीं है, अदर थिंग्स भी होती हैं जो हमारी डिमांड को, कंजप्शन को जो है वो चेंजेस लाती हैं। बट हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं सो दैट वी कैन, तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं सो दैट हम इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकें। लेट्स जस्ट डिस्कस देम क्विकली। फर्स्ट एजम्पशन इज़ द रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का क्या मतलब? सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एजम्पशन इज़ योर रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का क्या मतलब है? रैशनैलिटी का मतलब है एक ऐसा कंज्यूमर जो सब कुछ सोच समझ के ही स्टेप उठा रहा है, ठीक है। रैशनल है, उसको पता है कि उसका जो एम है, एम क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। सो व्हेन यू आर क्लियर कि मेरा बीइंग अ कंज्यूमर, मेरा एम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, आई एम बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर। ऑन दी अदर हैंड हम सेकेंड अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेकेंड अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास मार्केट में सिर्फ 2 ही कमोडिटीज़ हैं और कंज्यूमर अपनी इनकम जो है वो उन्हीं 2 कमोडिटीज़ पे स्पेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? हम एज्यूम कर रहे हैं कि चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, इनकम, इसका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर थ्रू आउट सेम ही रह रही है। नेक्स्ट हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। उस कंज्यूमर को क्लैरिटी है कि दोनों गुड्स का प्राइस क्या है एंड उसको कीपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड ओनली, तभी कंज्यूमर जो है वो उस चीज़ पे स्पेंड, उन कमोडिटीज़ पे स्पेंड करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट कम्स योर नॉन सेटिएशन। सो स्टूडेंट्स व्हाट डू वी मीन बाय नॉन सेटिएशन? सेटिएशन वर्ड जो है वो सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ होता है और सेटिएशन हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन का पॉइंट। सो ये टर्म क्या कह रही है? ये हम एज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, वो हमेशा, द कंज्यूमर इज़ ऑलवेज इन नीड ऑफ हायर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर जो है वो ये नहीं कर देगा कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे हो गया बस, अगर उसको यहाँ से और सेटिस्फैक्शन मिलती होगी सो कंज्यूमर इज़ रेडी टू स्विच टू दी मोर सेटिस्फैक्शन पॉइंट। ओके, सो दीज आर द
So these are the 5 assumptions upon which our concept of indifference curve is based. Students, हमने क्या सीख लिया? हमने कुछ important keywords इस टॉपिक से भी निकाले जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं. यूटिलिटी, ऑर्डिनल कंसेप्ट, कार्डिनल कंसेप्ट भी था, कंज्यूमर गोल्स, इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व. सो हमने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं. हमने इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व भी समझ ली है कि सेट क्या है. सेट क्या होता है? वो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और उसी की डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? हमारी इंडिफरेंस कर्व. और हमने इनकी एजम्पशंस भी कवर कर ली हैं. सो व्हाट इज़ लेफ्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज़ हम इस ग्राफ को करने वाले हैं ऑब्जर्व. हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने वाले हैं अपनी इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी पे. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन सर्टन ऑब्जर्वेशंस, उन पे फोकस करेंगे अभी. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज each point of IC indicates your indifference curve. So each point of IC indicates combination of two goods. Undoubtedly ये हमने अभी देखा कि assume भी कर लिया कि two goods रहेंगी. हमने indifference set में भी देखा कि two goods रहेंगी. तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो point है ना, each point on your IC is showing us a combination of two goods, isn't it? ये हमें point D क्या दिखा रहा है? दो goods का combination दिखा रहा है, apples का और oranges का, right? So I hope this point is clear to you. Next is each combination yields the same level of satisfaction. So definitely ये हमने अभी ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस सेट क्या है. इंडिफरेंस सेट वैसे कॉम्बिनेशन हमें बताता है जो कि एक कंज्यूमर को सेम ही लेवल के सेटिस्फैक्शन देती है. स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है कि अ कंज्यूमर कैन मूव अलोंग द कर्व. अगर मैं इस कर्व को देखूं और मैं ये नोटिस करूं कि ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो मुझे सेम ही लेवल की सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर मैं ये नोटिस करूं कि ये जो सभी पॉइंट्स हैं ये मुझे सेम ही लेवल की सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स आई कैन ईजिली मूव अलॉन्ग द कर्व. अगर मैं आज एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस ले रही हूँ तो मैं कल जाके 2 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस भी ले सकती हूँ. मेरी प्रेफरेंस 3 और 5 भी हो सकती है और मेरी प्रेफरेंस 4 और 4 भी हो सकती है. वाई? और अगर मैं ऐसे चेंज कर रही हूँ विच मीन्स ये मुझे सेम ही लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, विच मीन्स मैं ए से बी भी जा सकती हूँ, बी से सी भी जा सकती हूँ और सी से डी भी जा सकती हूँ. सो आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन इज अ कंज्यूमर कैन मूव अलोंग द कर्व. एंड आवर fourth and important observation is commodities are having negative relationship with each other. So students by negative relationship हमारा क्या मतलब है? उल्टा relationship. अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है. और यहाँ पे अगर मैं आपको ऑब्जर्व करवाऊँ तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एप्पल्स जब एक था उसमें हमने प्लस किया तो उसमें हमने +1 किया तो बन गया 2. उसमें फिर हमने फिर से +1 किया, बन गए 3 एप्पल्स. एंड फिर हमने प्लस किया तो बन गए 4 एप्पल्स. ऑन दी अदर हैंड जब हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिडक्शन देख रहे हैं. यहाँ पे 10 था, ये 10 से 7 हो गया, राइट? ये 7 से 5 हो गया और ये 5 से 4 हो गया, विच मीन्स कि इन दोनों का आपस में नेगेटिव रिलेशन है. जब एक कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ रहा है, दूसरी कमोडिटी का कंजप्शन जो है वो घट रहा है. So this is what we have observed from our indifference curve and indifference set. हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर किया है. एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर इंडिफरेंस कर्व. सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, सो अब हम इसे ध्यान से समझेंगे. एंड कोई भी डाउट आपको इमर्ज होगा, फील फ्री टू शेयर इट. ओके, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व. फर्स्ट वन इज सेइंग दैट इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स. तो ये मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया है, तो क्या ये डाउनवर्ड स्लोप कर रही है? अनडाउटेडली ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. अब हमने जानना है कि ये क्यों डाउनवर्ड स्लोप कर रही है. ठीक है, सो वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ये क्यों डाउनवर्ड है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी कि हमारी इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड क्यों है. इंडिफरेंस कर्व का डाउनवर्ड होने का रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? उसका रीज़न ये है दैट with an increase in the commodity, with the increase in consumption
of one commodity we sacrifice a unit of another commodity to maintain So students, our first property of indifference curve is that it slopes downwards. ये ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, और जो जितनी भी कर्व्स, जितनी भी स्लोप्स हमारी डाउनवर्ड्स जाती हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप्स. ओके, सो पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई, दैट पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई, दैट इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स. एंड हम जानेंगे कि ये डाउनवर्ड क्यों स्लोप कर रही है. ये डाउनवर्ड इसलिए स्लोप कर रही है क्योंकि हम अगर ये नोटिस करें, ठीक है, ये क्यों डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, क्योंकि जब हम एक कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, हम दूसरे की कुछ यूनिट्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं. और वो हम क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मैं क्यों एक एप्पल और 10 एप्पल, एक एप्पल और 10 ऑरेंज ले सकती हूँ, और क्यों मैं 2 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस ले सकती हूँ, 10 क्यों नहीं ले सकती. वाई? बिकॉज ये ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो मुझे सेम ही लेवल की सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे. तो क्या रीज़न है स्लोप डाउनवर्ड होने का? उसका मेन रीज़न ये है कि जब हम एक कमोडिटी, एक गुड का कंजप्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम दूसरी गुड का कंजप्शन जो है वो साइमल्टेनियसली डिक्रीज़ कर रहे हैं टू मेंटेन द बैलेंस, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब मैं 2 एप्पल्स के साथ 10 ऑरेंजेस ले लूँगी तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो शायद से इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो बन जाएगा. सो टू स्टिक ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व हम क्या कर रहे हैं, हम एक कमोडिटी बढ़ाते हैं तो दूसरी को कम कर देते हैं टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो दिस इज़ द रीज़न वाई योर IC इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स और इज़ हैविंग अ नेगेटिव स्लोप. Okay, so students, we have covered the first property. Now we are moving to the second important property of your indifference curve, and that property is that your indifference curve is convex to the origin. Students, ये convex होता है और ये कनकेव होता है, ठीक है. कनकेव जैसे कि शेप है केव की, तो ये हो गया कनकेव, ये होगा कन्वेक्स. तो हम अपनी इंडिफरेंस कर्व को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, कॉन्वेक्स के साथ. अगर आप ये देखेंगे तो ये एक कॉन्वेक्स स्लोप है, ठीक है. अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. सो स्टूडेंट्स, हमारी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कन्वेक्स टू द ओरिजिन इसीलिए है क्योंकि हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या शो करती है, हमारी इंडिफरेंस कर्व शो करती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, दैट सब्स्टिट्यूशन मीन्स, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक के बदले दूसरा. अगर एक चीज़ मैं बढ़ा रही हूँ तो दूसरी चीज़ को मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ, राइट. सो दैट इज़ व्हाट योर सब्स्टिट्यूशन इज़. और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये 10 से जब 7 हो रहा है तो मार्जिन कितना निकल रहा है, 3 का. 7 से जब 5 हो रहा है तो मार्जिनल कितना निकल रहा है, 2 का. और 5 से जब 4 हो रहा है मार्जिनल कितना निकल रहा है, 1 का. दिस इज़ योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो अभी जब मैंने ये एक्सप्लेन किया, मैंने कितना पोर्शन कवर किया है, मैंने सिर्फ इतना ही कवर किया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मैंने सिर्फ MRS कवर किया है, मैंने अभी डिमिनिशिंग कवर नहीं किया. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब अगर मैं इनको देखूँ, पहले हम किस पे फोकस कर रहे थे, हम फोकस कर रहे थे 10, 7, 5, 4, जिससे हमने MRS निकाला 3, 2, 1. अब हम 10, 7, 5, 4 को फोकस नहीं करेंगे, अब हम 10, 7, 5, 4 को फोकस नहीं करेंगे, हम किसको फोकस करेंगे, 3, 2, 1. ओवरऑल जब MRS हम निकाल रहे हैं, ये MRS है, और जब मैं MRS को नोटिस कर रही हूँ तो MRS भी तो डिमिनिशिंग है, कम ही हो रहा है ना, 3 से 2, 2 से 1. MRS कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है. अगर इक्वल हुआ तो हमारी IC कर्व एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ठीक है. सो दिस इज़ द रीज़न वाई ये जो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज़ द रीज़न वाई योर IC इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन. क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी डिमिनिशिंग है, रिड्यूसिंग है, सेम नहीं है. सेम कब होता है कि जब यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 ही आ रहा है. सो दैट बिकम्स योर सेम. ओके, सो अदरवाइज ये भी डिमिनिशिंग है, दैट इज़ द रीज़न दैट इट इज़
convex. Fine, I hope this much is clear to you. Third property is your higher the IC, higher the indifference curve gives you the higher satisfaction. हम यहाँ पे अभी इसको फोकस करेंगे. I am just drawing a graph for you. सो इट इज़ रियली सिंपल टू रिटेन कि जितनी ज़्यादा आईसी बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा आईसी हायर होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी सेटिस्फैक्शन होने वाली है. एक ये रफ ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है जहाँ पे आप देख रहे हैं सेम प्राइस है, 2 आईसी है, आईसी और आईसी 1, ठीक है, और प्राइस पी ही है, और वो पी जो है वो आईसी को 2 जगह पे इंटरसेक्ट करे, आईसी 1 को ए पे, सॉरी आईसी को ए पे एंड आईसी 1 को बी पे. तो ये जहाँ इससे आगे है विच मीन्स इस पॉइंट पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू पॉइंट ए कंसीडरिंग द प्राइस एज सेम. स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? दैट इट डजंट क्रॉस ईच अदर. 2 इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, सो वो भी हम देखते हैं. आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ फॉर यू जिसमें हम 2 आईसी कर्व्स बना रहे हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, IC1 एंड IC2. तो स्टूडेंट्स, फोर्थ वन क्या है? फोर्थ है IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. अभी हम देखेंगे कि क्या ये कैसे हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो बनाई है कि 2 इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को ना ही क्रॉस कर सकती हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं. ठीक है, देयर इज़ दिस ग्राफ विच आई हैव ड्रॉन जहाँ पे y एक्सिस पे कमोडिटी B है एंड x एक्सिस पे कमोडिटी A है, एंड यहाँ पे हमने 2 इंडिफरेंस कर्व जो है वो इंटरसेक्टेड फॉर्म में बनाई है. ठीक है, वन इज जो IC1. तो IC1 में क्या है स्टूडेंट्स? IC1 में A पॉइंट इज इक्वल टू B पॉइंट. वाई? A पॉइंट इज इक्वल टू B पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. वाई? बिकॉज हमें पता है कि एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हम जितने भी पॉइंट्स बना लें वो सेटिस्फैक्शन के मामले में सब इक्वल ही होंगे. सो योर IC1 A इज इक्वल टू B इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. एंड हमारे IC2 पे क्या है? योर A इज इक्वल टू C. IC2 क्या कह रहे हैं? A पॉइंट है और इक्वल टू C है. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है पॉइंट A, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि हमारा B भी इक्वल टू C होना चाहिए था. बट क्या ऐसा हो सकता है? अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो क्या हमारा B इक्वल टू C हो सकता है? नहीं हो सकता. वाई? क्यों? क्योंकि जो B है इट इज़ लोअर देन योर IC2 विच मीन्स ये B और C जो है वो दोनों अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं, ना कि सेम. सो योर IC कैन नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. और ये जो हमने रिजल्ट निकाला है B इज़ नॉट इक्वल टू C विच मीन्स इट इज़ शोइंग इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट. तो दैट इज़ द रीज़न हमारा जो है 2 IC कर्व्स कभी भी आपस में ना ही क्रॉस करेंगी और ना ही इंटरसेक्ट करेंगी. आई होप ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द 5th प्रॉपर्टी ऑफ आर इंडिफरेंस कर्व. सो स्टूडेंट्स, हमारी अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 2 कमोडिटीज़ कंज्यूम हो रही हैं सो हमारी इंडिफरेंस कर्व जो है वो ना ही x एक्सिस को टच करेगी और ना ही y एक्सिस को टच करेगी. और ऐसा क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली हम कह रहे हैं कि 2 कमोडिटीज़ कंज्यूम हो रही हैं. ठीक है, सो अगर तो वो x एक्सिस को टच करती है विच मीन्स कमोडिटी y जो है वो 0 पे है, एंड वाइस वर्सा अगर हम बोल रहे हैं कि वो y एक्सिस को टच करिए, इट मीन्स कि हम जो कमोडिटी x है उसकी कंजप्शन 0 है. सो जब 2 कमोडिटीज़ कंज्यूम हो रही हैं हमारी x एक्सिस या y एक्सिस में एक्सक्यूज मी, अगर 2 कमोडिटीज़ कंज्यूम हो रही हैं तो हमारी इंडिफरेंस कर्व दोनों ही एक्सिस पे टच नहीं कर सकती. Covered 5 properties of your indifference curve, and now I am going to discuss the last property of your indifference curve, and it is also an important one. Okay, the last property is saying that slope of your indifference curve indicates MRS. MRS क्या है स्टूडेंट्स? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है? योर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी given up upon units of commodity taken.
तो अगर हम ये नोटिस करें तो ऑरेंज की कमोडिटी जो है वो गिरी है, विच इज़ डेल्टा वाई, हमने इसको वाई एक्सिस पे किया है। एंड एप्पल्स की कमोडिटी क्या है, एप्पल्स की यूनिट्स क्या है, वो बढ़ी है, विच इज़ योर यूनिट टेकन, हमने और कंज्यूम किया है। सो योर MRS बेसिकली इज द अमाउंट द यूनिट गिवन अप अपॉन यूनिट्स of commodity increased or taken. So your slope of indifference curve is showing the same. So your slope of indifference curve is also equal to your MRS, where it is delta y upon delta 6, where it is delta y upon delta x. So students, with this we have covered your basic concept of theory of consumer demand with the help of indifference curve, and now we are going to add budgeting in it. अभी हम क्या करेंगे, इसमें budget line और consumer की price line को इसमें add करेंगे। In accordance with what we have covered just now, हम क्या करने वाले हैं, हम consumer का जो है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालने वाले हैं बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कंज्यूमर बजट एंड इक्विलिब्रियम। अभी कंज्यूमर बजट क्या है, जस्ट अ कॉमन सिनेरियो अगेन, हम कोई भी चीज़ जो है वो बिना बजटिंग के नहीं करते हैं। इफ़ आई एम हैविंग सम इनकम, मुझे पता है कि उस इनकम का कितना पार्ट मैंने किस चीज़ पे लगाना है, और उससे एक्सीड मैं नहीं कर सकती, या उससे कम करूँगी तो शायद से थोड़ा सेव कर सकती हूँ, राइट। सो आई हैव अ प्लान बजट इन माई माइंड। सो सेम इज़ द कंडीशन ओवर हेयर ऑल्सो। हम बोल तो रहे हैं कि कंज्यूमर ने 2 कमोडिटीज़ जो हैं वो लेनी है, बट कैसे लेनी है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा कि वो अपने बजट में रह के उन 2 कमोडिटीज़ पे स्पेंड कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बजट लाइन। जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करते हैं। वाई? क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि प्राइसेस जो हैं दोनों कमोडिटीज़ के ऑलरेडी मार्केट में हैं। सो हम इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर का रीजन क्या है, अटेनेबल रीजन, अटेनेबल और फिजिबल रीजन, एंड इसके बाहर का रीजन क्या है, नॉन अटेनेबल, नॉन अटेनेबल और नॉन फिजिबल। अगर ये मेरी बजट लाइन है, विच मीन्स कि मैं इससे आगे, मैं अपने बजट से आगे नहीं जा सकती, और इससे अंदर क्या है कि हाँ ये मेरा रीजन है, यहाँ पे दिस इज़ अटेनेबल, वट एवर माई डिमांड इज़ वो अटेनेबल है। नाउ लेट्स सी कि बजट लाइन क्या है। बेसिकली बजट लाइन क्या है, बजट लाइन वो है जिस लाइन पे कंज्यूमर गुड्स को बाय कर सकता है अपने बजट के अकॉर्डिंग। कंज्यूमर कैन बाय एट हिज ओन बजट। नेक्स्ट आ जाता है स्लोप ऑफ योर बजट लाइन क्या है। योर बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन और योर प्राइस लाइन क्या है, अमाउंट सैक्रिफाइस्ड अपॉन अमाउंट गेन्ड, ठीक है। एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अकॉर्डेंस विद योर बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ वो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग है ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर एट हिज बजट। अपने बजट में रह के अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना हो जाएगा हमारे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमारी 2 कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, MRS विच इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू दी स्लोप ऑफ, व्हाट इज दिस इज योर स्लोप ऑफ बजट लाइन। सो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपके स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन है जिस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल है हमारी बजट लाइन के, उस पॉइंट पे हमारी इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स भी होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स सी इस ग्राफ से हम क्या अटेन करते हैं, हम निकालते हैं इस ग्राफ के थ्रू कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ओके। सो व्हेन आई टॉक अबाउट IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, ये AB क्या है, AB आपकी बजट लाइन है। IC1 क्या है, IC1 है हमारी इंडिफरेंस कर्व 1, और इस इधर 2 पॉइंट्स हैं E और F। बेशक ये E और F जो है वो अटेनेबल रीजन में है, लेकिन कंज्यूमर के पास अभी भी IC2 और IC3 में हायर सेटिस्फैक्शन का स्कोप है, विच मीन्स इन पॉइंट्स पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं होने के कारण कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम IC2 देखें, IC2 में पॉइंट C जो है वो बजट लाइन पे है, विच means MRS is equal to your price line, your budget line, and also this particular IC2 is also a convex line. So यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है, एंड IC3 में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज दैट रीजन
इज़ योर अनअटेनेबल रीजन, वो बजट के बाहर का रीजन है, वो अनअटेनेबल है. So students, with this we are winding up your theory of consumer demand using indifference curve. We have discussed all the aspects including consumer budget as well as the equilibrium. I hope things are clear to you, and I'll see you in my next video, and you can come up with your doubts in the comment section. Thank you.